सभी को नमस्कार। योजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रमुख दार्शनिक हैं या कह सकते हैं हम दर्शन शास्त्र की एक शाखा मनोविज्ञान है, और दर्शन शास्त्र में जो दार्शनिक हुए हैं और मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ जो भी एग्जाम है, उन एग्जामों में जो हम प्रमुख दार्शनिक या फिर प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित उनका कालक्रम पूछ लिया जाता है, उनके प्रमुख सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, और कई बार वो कहाँ के निवासी थे ये भी पूछ लिया जाता है। और अधिकतर जो फर्स्ट ग्रेड या नेट जेआरएफ के एग्जाम होते हैं, सीटेट के एग्जाम होते हैं, वहां पर मिलान से संबंधित यानी मैचिंग से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो उनकी पुस्तकों को लेकर या उनके सिद्धांतों को लेकर ही होता है। तो आज हम कुछ प्रमुख दार्शनिक हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए अरस्तु। अरस्तु क्या थे? एक दार्शनिक थे, यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, प्रमुख दार्शनिक थे। और ये किसके शिष्य थे? इनके गुरु का क्या नाम था? ये प्लेटो के शिष्य थे, यानी अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। और इनका जो काल समय है कह सकते हैं, या इनका समय काल कह सकते हैं, वो था 384 से 322 ईसा पूर्व में। तो काल क्या था इनका? काल समय क्या था? काल कह सकते हैं समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इनका काल समय माना जाता है। इन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में यानी किसका अध्ययन किया? आत्मा का अध्ययन किया, या ये हम कह सकते हैं प्राचीन मनोविज्ञान का अध्ययन किया। कहने का अभिप्राय है कि इन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में आत्मा का अध्ययन जो किया जाता है उसका सूत्रपात किया। प्रमुख विशेषता इनकी क्या है? इन्होंने दर्शन शास्त्र अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है। तो इन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में किसका अध्ययन किया था? सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया था? आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का विज्ञान कहा गया था। यानी इसके अंतर्गत, क्योंकि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान एक क्या थी उस समय? एक शाखा थी। तो इन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में आत्मा का अध्ययन का सूत्रपात किया। और जब तक मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान से प्राय है प्राचीन मनोविज्ञान में भी क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान है, उसमें जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? आत्मा का अध्ययन करता है, यही कहा जाता है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता है। अरस्तु हैं, वो एक दार्शनिक हैं, इनके गुरु का नाम प्लेटो है, इनका काल है वो 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में आत्मा का जो अध्ययन है उसका सूत्रपात किया था, आत्मा का अध्ययन का सूत्रपात किया था। अरस्तु के बाद में हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो भी क्या थे? एक दार्शनिक थे। प्लेटो क्या थे?
दार्शनिक थे। प्लेटो भी क्या थे? कि दार्शनिक थे। अब प्लेटो जो थे, प्लेटो किसके शिष्य थे, यानी प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य। अब कई बार प्रतियोगी परीक्षा में तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया है, कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य है। तो प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है। कौन है? सुकरात है। उसके बाद प्लेटो का जो कालक्रम रहता है वो 427 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व तक रहता है। यानी इनका जो काल होता है वो कहां से कहां तक माना जाता है? 427 ईसा पूर्व से 427 ईसा पूर्व से लेकर के 348 ईसा पूर्व तक, 348 ईसा पूर्व तक इनका समय था। लेकिन प्लेटो की जो शिक्षा थी, प्लेटो की जो शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्लेटो की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो सत्य का साक्षात्कार है। हम कह सकते हैं प्लेटो की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। सत्य का साक्षात्कार है। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार करना। और उन्होंने शिक्षा प्रणाली की बात करें तो कौन सी शिक्षा प्रणाली को सबसे अधिक महत्व दिया था? तो उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया था वो अनुकरण पद्धति को दिया था। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया था। शिक्षा में अनुकरण को विशेष महत्व दिया था। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक। पुस्तक कौन सी इनकी? रिपब्लिक पुस्तक है। इनकी प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक। कई बार पूछ ली जाती है। तो ये चीज जो आपको आज जो करवाई जा रही है ये आपके चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपके बीएड एमएड की परीक्षा हो, या पीएचडी का एंट्रेंस हो, सीटेट की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, या फिर बीएड एमएड के आपके वाइवा हो, तो आज की क्लास यानी बीएड वाइवा, प्रतियोगी परीक्षा और आपके जो मेन एग्जाम होते हैं उन सब की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी आप पूरी साइकोलॉजी पढ़ लोगे, मनोविज्ञान को पूरे को पढ़ोगे तब ये सारे जो डाटा है इनका आप कलेक्शन कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि जो आपको यहां बताया जा रहा है, यानी चाहे एक क्लास में पूरा हो चाहे दो क्लास में, जो भी 15-20 दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कुल मिलाकर के हैं तो उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर लें और उनके से ही प्रश्न अक्सर 1-2 प्रश्न हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अरस्तु और प्लेटो के बाद में हम बात करते हैं रूसो की। रूसो है वो क्या है? एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है। रूसो ये तो दार्शनिक थे और रूसो को क्या माना जाता है? प्रकृतिवादी दार्शनिक माना जाता है। रूसो क्या थे? प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और रूसो का जो यानी काल समय है वो कहां से कहां तक है? 1712 से लेकर 1778 ईस्वी तक है। कहां से कहां तक है?
इनके काल की बात की जाए तो 1712 से 1718 ईस्वी तक। और इनको क्या कहा जाता है? तानाशाह का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तानाशाह का जनक कहा जाता है। रूसो क्या है? तानाशाह के जनक कहलाते हैं। रूसो को तानाशाह का जनक कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है एमिल। क्या है? एमिल। काफी बार पूछ ली जाती है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एमिल। एमिल इनकी पुस्तक है। इसमें क्या है कि एक तो एमिल नाम का बालक था और एक सोफी नाम की बालिका थी। उनकी जो शिक्षा अवस्था थी उसका इस पुस्तक में क्या है? वर्णन है। यानी इस पुस्तक में इसमें एमिल एमिल नामक बालक व सोफी नामक जो बालिका है, बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। बालक का नाम क्या था? एमिल। पुस्तक का नाम उस बालक के नाम पर ही रख दिया गया। क्या रख दिया गया? एमिल। शिक्षा में यानी शिक्षा में मनोविज्ञान जो आंदोलन चला था शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। यानी शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन कौन सा आंदोलन? मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय, आंदोलन सूत्रपात यानी शुरू करने का, सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। किसको जाता है? रूसो को जाता है। तो रूसो क्या थे? प्रकृतिवादी दार्शनिक थे और इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? एमिल है। पेपर में कई बार मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें एमिल और रिपब्लिक पुस्तक दे दी जाती है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दे दिए जाते हैं और एक तरफ उनके लेखकों के नाम दे दिए जाते हैं और मिलान के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये याद रखना। यहां से जो अरस्तु, प्लेटो ये हैं, सुकरात, इनमें ये दे दिया जाता है कि कौन किसका शिष्य है या कौन किसका गुरु है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 4 देखिए, आईपी पावलोव। पूरा नाम इनका क्या है? आईपी पावलोव का पूरा नाम इनका है इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। निवासी कहां के हैं? पावलोव रूस के। कहां के निवासी हैं पावलोव? रूस के निवासी हैं। और पावलोव का समय कब से कब तक है? 1848 से लेकर 1936 तक। अगर इनके काल की, इनके समय की बात की जाए, काल 1848 से 1936 ईस्वी तक। 36 ईस्वी तक
इनका काल माना जाता है। तो ये निवासी कहां के? रूस के हैं। ये क्या है? एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ये दार्शनिक नहीं है। ये क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ईपी पावलोव क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। रूस के निवासी हैं। इनका काल 1848 से लेकर 1936 तक का समय माना जाता है। और ये क्या है? एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या है? इन्होंने प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। सबसे प्रमुख इनका सिद्धांत है वो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। और इसमें ये प्रयोग किस पर करते हैं? क्योंकि कई बार क्या है, जिन पर प्रयोग किए गए हैं उनका नाम और प्रयोग करने वालों का नाम दे दिया जाता है और मिलान के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे स्किनर का नाम दे देते हैं, पावलोव का नाम दे देते हैं, जैसे कोलर का नाम दे देते हैं, और इनका नाम आगे जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे हैं, ये नाम लिख दिए जाते हैं और कहते हैं कि सही मिलान कीजिए। तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है ये प्रयोग किस पर किया था इस सिद्धांत में? तो ये प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ते पर, यानी कुत्ते की जो लार का स्त्राव हो रहा था उस पर। कुत्ते की जो लार टपक रही थी, यानी लार टपने की जो क्रिया थी उस पर किया था। तो अधिकतर ये पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है? तो एपी पावलोव का है। किस पर किया गया? इतना याद रखना है, कुत्ते पर किया गया। दूसरा इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है व्यवहार से संबंधित, यानी व्यवहार रूपांतरण का सिद्धांत। क्या है? व्यवहार रूपांतरण का सिद्धांत भी किसका है? कि व्यवहार में रूपांतरण जो होता है उसके लिए एक सिद्धांत दिए हैं, ईवी पावलोव ने दिया है। उसके बाद जो सीमांत व्यवहार होता है, सीमांत व्यवहार का सिद्धांत भी किसका है? पावलोव का है। तीनों याद रखना। सीमांत व्यवहार का सिद्धांत भी कौन देते हैं? ईवी पावलोव देते हैं। तो तीनों सिद्धांतों के नाम याद रखने की, तीनों सिद्धांत है वो किसके हैं? ईवी पावलोव के हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचना, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वो है द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पहली पुस्तक इनकी है द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद में दूसरी जो इनकी पुस्तक है वो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स, दूसरी पुस्तक इनकी ये है। और ये जो साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स पुस्तक का प्रकाशन ये कब करते हैं? 1904 में करते हैं।
1904 में करते हैं। और इसी पुस्तक पर 1904 में इनको क्या दिया जाता है, यानी इनको एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या था? नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 1904 में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1904 में दिया जाता है। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम, उसके बाद में कहां के निवासी थे? रूस के निवासी थे। काल समय क्या था? वो 1848 से 1936 का था। किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, और ये प्रयोग किस पर किया गया? कुत्ते पर किया गया। उसके बाद में दो सिद्धांत, व्यवहार रूपांतरण का सिद्धांत भी दिया इन्होंने, और सीमांत व्यवहार का सिद्धांत भी दिया। प्रमुख रचनाएं, पहली रचना इनकी द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और दूसरी इनकी रचना है वो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स, जिसकी रचना करते हैं 1904 में। उसके बाद में इन्हें पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। कब दिया जाता है? 1904 में दिया जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए वुडवर्थ। जो वुडवर्थ थे, ये भी क्या थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। ये जो वुडवर्थ थे, ये कहां के निवासी थे? वुडवर्थ अमेरिका के निवासी थे। कहां के निवासी थे ये निवासी थे अमेरिका के। अमेरिका के रहने वाले थे। और इनका जो काल है, इनका जो समय है, वो कब से कब तक माना जाता है? वुडवर्थ का जो काल है वो माना जाता है 1869 से लेकर 1962 तक का। 1869 से 1962 तक का काल इनका माना जाता है। प्रमुख इनका योगदान क्या रहा है? प्रमुख योगदान मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है? यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो प्रेरक की हम जहां बात करते हैं, प्रेरक मनोविज्ञान है, उसके ये क्या रहे हैं? समर्थक रहे हैं। प्रमुख रूप से ये प्रेरक मनोविज्ञान के समर्थक रहे हैं। क्या रहे हैं? प्रेरक मनोविज्ञान के समर्थक रहे हैं। मुख्य याद रखना है कि वुडवर्थ हैं वो ये क्या है? व्यवहारवादी हैं, और निवासी कहां के हैं? अमेरिका के हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम याद रख लेना। प्रमुख पुस्तक इनकी थी डायनेमिक ऑफ ए बिहेवियर। डायनेमिक ऑफ ए बिहेवियर। और इस पुस्तक की रचना कब करते हैं? रचना करते हैं 1929 में। 1929 में। बस मूल रूप से आपको वुडवर्थ के बारे में इतना जानना है कि वुडवर्थ है वो क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और निवासी कहां के हैं? अमेरिका के हैं। ज्यादातर यहीं से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। फिर भी अगर कभी पुस्तक का मिलान करने के लिए प्रश्न में आ जाए तो डायनेमिक ऑफ ए बिहेवियर पुस्तक है, वो किससे संबंधित है? वुडवर्थ से संबंधित है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड सिगमंड फ्राइड, यहां से निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है सिगमंड फ्राइड से। सिगमंड फ्राइड भी क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। क्या है? व्यवहारवादी
मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है? 1856 से लेकर 1939 तक का समय इनका माना जाता है। 1856 से लेकर 1939 तक का काल इनका माना जाता है। इसके अलावा जो सिगमंड फ्राइड थे वो कहां के निवासी थे? सिगमंड फ्राइड थे वो निवासी थे ऑस्ट्रिया के। कहां के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा था वो रहा था वियना विश्वविद्यालय, यानी वियना यूनिवर्सिटी। कार्य क्षेत्र इनका रहा था वियना विश्वविद्यालय। वियना विश्वविद्यालय इनका क्या था? कार्य क्षेत्र था। और इनका प्रमुख योगदान क्या रहा? यानी प्रमुख योगदान इनका यह है कि जब हम मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत करने वाले यही थे। तो इनको क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को? मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। इसके अलावा जो एक सिद्धांत इन्होंने दिया था सौपन विश्लेषण सिद्धांत, तो उसके भी क्या है? प्रतिपादक है। दूसरा सिद्धांत इनका क्या है? मनोविश्लेषणवाद के भी जनक हैं और सौपन विश्लेषण का जो सिद्धांत है उसके भी ये क्या है? प्रतिपादक है। इसके अलावा सौपन विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। सौपन विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। इसके अलावा जो स्थलाकृति है उसको लेकर चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे। क्या उन्होंने स्थलाकृति के आधार पर चेतन अवस्था को, एक तो चेतन अवस्था बताई, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा? अवचेतन। अवचेतन कह सकते हैं। और चेतन, अचेतन और अवचेतन तीन स्थलाकृतियां इन्होंने बताई थी। तो एक तो चेतन कह सकते हैं, एक अचेतन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अचेतन। और उसके बाद में अवचेतन कह सकते हो, या इसी को अर्धचेतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धचेतन, जिसमें न तो पूर्ण चेतना होती है और न अचेतना होती है, दोनों के बीच की अवस्था ये होती है। इसके बाद इन्होंने चेतन के बारे में क्या कहा कि चेतन है वो व्यक्ति की जो वर्तमान क्रिया है, चेतन व्यक्ति की वर्तमान क्रिया जो मस्तिष्क के 1/10 भाग के बराबर होती है। चेतन को लेकर के क्या बात की इन्होंने? चेतन को लेकर इन्होंने कहा चेतन व्यक्ति का की वर्तमान क्रिया है, चेतन व्यक्ति की वर्तमान क्रिया है। चेतन व्यक्ति की वर्तमान क्रिया है जो मस्तिष्क के 1/10 भाग के बराबर होती है। जो मस्तिष्क के 1/10 भाग के बराबर होती है। यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो
चेतन अवस्थाएं या चेतन क्रिया है वो मस्तिष्क के कितने भाग के बराबर होती हैं? तो 1/10 भाग के बराबर होती हैं। दूसरी है अवचेत यानी अचेतन की हम बात करें तो यह संपूर्ण मन का 9/10 भाग होती है। अचेतन है, अचेतन क्या है? संपूर्ण मन कह सकते हो, मस्तिष्क कह सकते हो। मन या मस्तिष्क का 9/10 भाग होती है। संपूर्ण मन का कितने होता है? 9/10 भाग होता है। इसमें व्यक्ति की दमित इच्छाएं, भावनाएं, कामनाएं या अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो छुपी रहती हैं। इसमें क्या रहती हैं? इसमें व्यक्ति की दमित दमित होती हैं जिनको यानी दबा दिया जाता है, मन के अंदर ही रख लिया जाता है, यानी जिसका दमन कर दिया जाता है। तो इसमें व्यक्ति की दमित इच्छाएं, भावनाएं यानी जिनको प्रकट नहीं कर पाता है, भावनाएं, कामनाएं वह अतृप्त इच्छाएं छुपी होती हैं। वह अतृप्त यानी जो तृप्त न हो, वह अतृप्त इच्छाएं छुपी होती हैं। किसमें? अचेतन अवस्था में। किसमें? अचेतन अवस्था में। और ये प्रतीक किसका है? यह पाशविकता का प्रतीक है। अचेतन अवस्था वो किसका प्रतीक है? यह पाशविकता पाशविकता का प्रतीक है। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? सुख और संतोष का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सुख और संतोष का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुख और संतोष का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो किस पर आधारित होता है? जो ईड पर आधारित होता है। जो ईड यानी ईड पर आधारित होता है। यानी ईड, ईगो और सुपर ईगो को आपने पढ़ा है। तो ये जो सुख और संतोष का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? ईड पर आधारित है। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है अवचेतन, या कह सकते हैं अर्धचेतन। अवचेतन कह सकते हो या फिर इसको अर्धचेतन कह सकते हो। यानी जैसे निंद्रा की अवस्था होती है, स्वप्न की अवस्था होती है, क्या होती है? चेतन और अचेतन के बीच की अवस्थाएं होती हैं। यानी यह चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है। यह चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। इसमें क्या है कि चेतन स्तर से हटकर कोई बात है वो अर्ध चेतन में चली जाती है। इसमें कोई बात
कोई बात चेतन स्तर से हटकर अवचेतन में चली जाती है। दोनों के बीच की अवस्था है चेतन और अचेतन के। और इसमें क्या होता है कि कोई बात है, मन में आई हुई कोई बात है चेतन अवस्था में, तो चेतन अवस्था से हटकर के कहां चली जाती है? अवचेतन अवस्था में चली जाती है। जैसे कई बार व्यक्ति बोलते बोलते लड़खड़ाने लग जाता है, यानी अवचेतन या अर्धचेतन जो अवस्था होती है, इसमें ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। इसमें कोई बात चेतन स्तर से हट करके कहां चली जाती है? अवचेतन में चली जाती है। जैसे जैसे बोलते बोलते लड़खड़ाना, या फिर नींद में हंसना, नींद में रोना। इसके अलावा निद्रावस्था में या नींद की अवस्था में नींद में उठकर चलना, उठकर चलना। ये किसकी वजह से होता है? जब बात चेतन स्तर से हटकर के किस में चली जाती है? अवचेतन में चली जाती है, तब ये क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने एक संरचनात्मक मॉडल तैयार किया था। क्या तैयार किया था? संरचनात्मक मॉडल। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बताते हैं। इन्होंने क्या किया था? एक संरचनात्मक मॉडल की रचना की थी। संरचनात्मक मॉडल। उस संरचनात्मक मॉडल में इन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। किसकी? ईड की। इन्होंने ईड की बात की थी और ईगो की बात की, और सुपर ईगो। ये इनका क्या था? एक संरचनात्मक मॉडल था। किसका? सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड थे, वो क्या थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। काल समय इनका 1856 से लेकर 1939 तक था। ऑस्ट्रिया के निवासी थे, याद रखना, ये कई बार पूछ लिया था कहां के निवासी थे। उसके बाद स्थलाकृति के आधार पर उन्होंने चेतन, अचेतन और अवचेतन की बात कही। चेतन जो अवस्था है वो चेतन व्यक्ति की वर्तमान क्रिया है, जो मस्तिष्क का कितना भाग होती है? 1/10 भाग होती है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अचेतन है, ये संपूर्ण मन या मस्तिष्क का कितना भाग होती है? 9/10 भाग होती है। इसमें व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, या जो इच्छाएं तृप्त नहीं हुई है, वो छुपी रहती हैं। और ये किसका प्रतीक होती है? वास्तविकता का या पशुता का प्रतीक है। इसको सुख और संतोष का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये आधारित किस पर होता है? ईड पर आधारित होता है। उसके बाद में अवचेतन या अर्धचेतन जो होती है, ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। इसमें कोई बात जब चेतन स्तर से हटकर अवचेतन में चली जाती है, जैसे नींद में सोया हुआ व्यक्ति है, वो बोलने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है, या हम कह सकते हैं नींद में सोया हुआ व्यक्ति है, यानी जब उसको सौंपन आता है तो उस समय वो हंसना या रोना शुरू कर देता है। या कई व्यक्ति होते हैं जो नींद में से उठकर चलना शुरू कर देते हैं।
तो उनके चेतन स्तर की बात है, वो कहाँ चली जाती हैं, उस समय चेतन स्तर से हटकर अवचेतन में चली जाती हैं, तब ऐसा होता है। उसके बाद में उन्होंने एक संरचनात्मक मॉडल दिया था, उसके अंदर ईड, ईगो और सुपर ईगो की इन्होंने बात की थी। अब इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी काफी रचनाएं हैं जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं, उससे संबंधित हम बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सिगमंड जो फ्राइड हैं, उनसे संबंधित, यानी उन्होंने जो साइकोपैथोलॉजी है, साइकोपैथोलॉजी का भी क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो इसलिए इनको साइकोपैथोलॉजी का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इसके अलावा बाल विकास का जो क्षेत्र है, बाल विकास के क्षेत्र में इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, उस ओडिपस कॉम्प्लेक्स का प्रतिपादन किया था। किसका? ओडिपस ओडिपस कॉम्प्लेक्स का प्रतिपादन किया था, इसलिए ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। दो बातें ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में इनकी रचनाएं तो काफी हैं, लेकिन जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं उनमें सबसे पहली रचना है स्टडीज ऑफ हिस्टीरिया। ये जो रचना है इनकी, स्टडीज ऑफ हिस्टीरिया, इनकी रचना करते हैं 1895 में। ये महत्वपूर्ण याद रखनी है। उसके बाद में साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। नंबर 3 जो इनकी रचना है वो है द ईगो एंड द इड, यानी द ईगो एंड द इड, इसकी रचना 1923 में करते हैं। नंबर 4 जो इनकी रचना है वो है थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। तो थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी इनकी रचना है, इसका प्रकाशन होता है 1905 में। उसके बाद में 5वीं जो इनकी रचना है वो है इनकी रचना साइको एनालिसिस, द साइको एनालिसिस, इसकी रचना की जाती है 1917 में। तो ये 5 जो रचनाएं हैं, ये 5 रचनाएं आपको याद करनी है सिगमंड फ्राइड की, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। उसके बारे में कुछ बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में, जैसे दुश्चिंता है, तो दुश्चिंता के प्रकार है। दुश्चिंता हमेशा 3 प्रकार की मानी गई है। एक तो वास्तविक दुश्चिंता, नंबर 2 होती है वो होती है तांत्रिक ताप दुश्चिंता, और नंबर 3 जो होती है वो नैतिक दुश्चिंता। अब आपको इतना याद करना है दुश्चिंता किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और प्रकारों के नाम याद करने हैं, प्रकारों के नाम याद करने हैं। उसके बाद में जो विकास की अवस्था है, उस विकास की अवस्था में जो प्रभाव दिखाई देता है वो किसका प्रभाव दिखाई देता है, लिबिडो का प्रभाव दिखाई देता है। तो लिबिडो को लेकर के, यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहले जो अवस्था होती है बालक की जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, उसको क्या कहा जाता है, मुखावस्था। यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक में जो कामुकता होती है वो कहाँ होती है, मुख में होती है। कामुकता का स्थान कौन सा होता है, मुख होता है। इसी कारण बालक क्या है, 2 वर्ष तक कभी अंगुली को चूसता है, अंगूठे को चूसता है, पैर का अंगूठा चूसता है, तो वो क्या है, एक क्या है, लिबिडो है। 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु में जब बालक पहुंचता है तो कामुकता है वो मुख से हटकर कहां चली जाती है, गुदावस्था में चली जाती है। और जैसे ही बालक, यानी 3 वर्ष के बाद जैसे ही 4थे या 5वें वर्ष में आता है, तो 4थे या 5वें वर्ष में आने के बाद उसके कामुकता का जो क्षेत्र है वो जनेंद्रियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जनेंद्रियां हो जाती हैं, जिसको लिंग प्रदान अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग प्रदान अवस्था कहा जाता है। और जैसे ही बालक 5 वर्ष पूर्ण कर लेता है जन्म के पश्चात, तो 6 से 7 वर्ष जो उसका होता है, 6-7 यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो उसकी उम्र होती है, उसमें जो उसकी कामुकता है वो हमेशा अव्यक्त अवस्था में रहती है। किस में रहती है, अव्यक्त अवस्था में रहती है। और 12 वर्ष के बाद जैसे ही बालक 13वें वर्ष में पहुंचता है, तो 13वें वर्ष में पहुंचने के बाद 13 वर्ष से लेकर अंतिम जो अवस्था होती है, यानी व्यक्ति वर्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उसके बाद में वहां तक
उसकी जो कामुकता है वो क्या किस में रहती है, जिनेंद्रिय अवस्था में रहती है। तो विकास की अवस्था के में सबसे प्रमुख प्रभाव किसका दिखाई देता है, लिबिडो का प्रभाव दिखाई देता है। पहली अवस्था को मुखावस्था कहते हैं, जिसका समय जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। और मुखावस्था के बाद जैसे ही बालक 2 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तो 2 से 3 वर्ष की जो आयु होती है उसमें उसकी कामुकता है वो मुख से हटकर कहां चली जाती है, गुदावस्था में चली जाती है। तो उसको गुदावस्था कहते हैं। नंबर 3 होती है लिंग प्रधान अवस्था। उसमें जब बालक 4 या 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी कामुकता का क्षेत्र है वो यानी गुदा अवस्था से हटकर क्या आ जाता है, जिनेंद्रिय अवस्था में आ जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, लिंग प्रधान अवस्था कहा जाता है। चौथी जो अवस्था होती है वो अव्यक्त अवस्था होती है। यानी जब बालक 6 या 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच की जो बालक की जो उम्र होती है उसमें जो कामुकता उसकी होती है वो अव्यक्त अवस्था में रहती है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जैसे बालक 12 वर्ष पूर्ण कर लेता है, 13वें वर्ष में प्रवेश करता है, वहां से लेकर उसके अंतिम समय तक उसकी जो कामुकता होती है वो जिनेंद्रिय अवस्था में ही रहती है। तो 5वीं अवस्था को क्या कहा जाता है, जिनेंद्रिय अवस्था कहा जाता है। तो आज हमने प्रमुख जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे, कुछ दार्शनिक थे, उन पर चर्चा की है। ये आज की क्लास हमारी पार्ट 1 क्लास है। इसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उन या दार्शनिक हैं उनसे संबंधित हम आगे पार्ट 2 के नाम से 1 या 2 क्लास जितनी भी बनेगी वो बनाएंगे। लेकिन ये जो डाटा का जो कलेक्शन है ये आपको बहुत सारा यानी लगभग पूरे मनोविज्ञान को पढ़ोगे तब मिलेगा। इससे अच्छा है कि आपको यहीं एक जगह संग्रहित करके यानी बता दिया जाए। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें और अपने जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, उन तक शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।